हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुकेयर एकेडमी बाय मनदीप मैम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुकेयर एकेडमी बाय मनदीप मैम। तो दोस्तों, हम लोग कर रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए पार्ट 5 फ्रेंच रेवोल्यूशन के क्वेश्चंस का। करेंगे बढ़िया सी जानकारी के साथ। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ बिना अपना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन, Which of the following was not a cause of the French Revolution? निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति का कारण नहीं था बताना है दोस्तों। देखो, सामाजिक असमानता थी, बिल्कुल थी, ठीक है। आर्थिक संकट था, अमेरिकी क्रांति के कारण भी फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, लेकिन औद्योगिक क्रांति के कारण कोई फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर कि जो फ्रांसीसी क्रांति का सीधा कारण औद्योगिक क्रांति नहीं था। जो वर्ग है, समाज है, उसको 3 वर्गों में बांट दिया गया था। असमानताएं थी, सामाजिक असमानताएं थी, फाइनेंशियल इतने ज़्यादा क्राइसिस थे वहाँ पर। अमेरिकन रिवॉल्यूशन के चक्कर में फ्रांस ने हेल्प की थी, फ्रांस ने अमेरिका की, तो जिसके कारण क्या हुआ, उसके फ्रांस के ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे। और जो औद्योगिक क्रांति है यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, वो बेसिकली ब्रिटेन में शुरू हुआ था, ठीक है, और बाद में फ्रांस में आया था। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। विच पॉलिटिकल बॉडी इन फ्रांस रिप्रेजेंटेड द 3 स्टेट्स बिफोर द रेवोल्यूशन? फ्रांस में क्रांति से पहले कौन सा राजनीतिक निकाय 3 वर्गों का प्रतिनिधित्व करता था? तो दोस्तों, जो स्टेट जर्नल था वो करता था 3 वर्गों का प्रतिनिधित्व। पहला कौन सा था? पादरी वर्ग था, दूसरा कुलीन वर्ग था, और तीसरा क्या था? आम जनता। इनको कौन रिप्रेजेंट करता था? इनको करता था स्टेट जर्नल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये नियमित रूप से आयोजित नहीं किया जाता था दोस्तों, ये राजा के कहने पे बुलाया जाता था। राजा के कहने पे इसका आयोजन किया जाता था। और जब लुई 16 ने 1789 में इसे बुलाया था, तो जो थर्ड स्टेट था, जो तीसरा वर्ग था, उसने अपना अलग होकर फिर नेशनल असेंबली का गठन किया था, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति भी हो गई थी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। विच स्टेट इन फ्रांस वॉज द लार्जेस्ट इन पॉपुलेशन बट हैड द लीस्ट प्रिविलेजेस? फ्रांस में कौन सा वर्ग जनसंख्या में सबसे बड़ा था लेकिन उसके पास सबसे कम विशेषाधिकार थे? तो दोस्तों, आपको पता है इसका आंसर, थर्ड स्टेट। जो तीसरा वर्ग था जिसके अंदर आम जनता थी, किसान था, श्रमिक थे, व्यापारी थे, मध्यम वर्ग के जो लोग थे, उनके पास कोई भी स्पेशल पावर्स नहीं थी, ठीक है, प्रिविलेजेस नहीं थे। उनको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, हैवी टैक्सेस देने पड़ते थे। उनके पास कोई भी राजनीति या पॉलिटिकल लेवल पे कोई भी पावर नहीं थी, जिससे क्या हुआ था? असंतोष हुआ था लोगों को और फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। द टेनिस कोर्ट ओथ was taken by member of which state? टेनिस कोर्ट शपथ किस वर्ग के सदस्यों ने ली थी? तो दोस्तों, किस वर्ग के सदस्यों ने ली थी टेनिस कोर्ट की जो शपथ थी? टेनिस कोर्ट में शपथ थर्ड स्टेट ने। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। जब वो लोग जनरल असेंबली से निकलकर उन्होंने नेशनल असेंबली बनाई थी और फिर वहां पर शपथ ली थी, ओथ ली थी कि हम तब तक एकजुट रहेंगे जब तक प्रॉपर संविधान न बन जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। विच क्वीन ऑफ फ्रांस वॉज एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन? फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किस फ्रांसीसी रानी को मौत की सजा दी गई थी? तो दोस्तों, इजी आंसर है, क्वेश्चन आपको बहुत बार करा चुकी हूँ ये वाले। मैरी एंटोनेट। मैरी एंटोनेट को दी गई थी फांसी की सजा। गिलोटिन चढ़ा दिया था इनको 16 अक्टूबर 1793 को। गिलोटिन के द्वारा इनको फांसी दे दी गई थी। ये लुई 16 की वाइफ थी, जो बहुत ही अच्छे तरीके से अपना लाइफ जी रही थी, और इनको फ्रांसीसी क्रांति के दौरान गिलोटिन चढ़ा दिया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6।
Which French king was executed in 1793? 1793 में किस फ्रांसीसी राजा को मौत की सजा दे दी गई थी? तो दोस्तों लुई 16, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लुई 16 को राजद्रोह और देशद्रोह के चक्कर में के आरोप में दोषी ठहराया था और उनको 21 जनवरी 1793 को इसको भी गिलोटिन चढ़ा दिया था और मृत्युदंड दे दी गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था, फ्रांस में जो मोनार्की थी वो अबॉलिश हो गई थी, एंड हो गया था उसका। Now move on to the next question. Question number 7. Who led the Committee of Public Safety during the Reign of Terror? आतंक के शासनकाल के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा समिति का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों वो किया था रोबोस्पेयर ने, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रेन ऑफ टेरर कब था? 1793 से 1794 के दौरान रेन ऑफ टेरर आया था, जिसके अंदर मैक्सिमिलियन रोबोस्पेयर था। उसने सार्वजनिक सुरक्षा समिति का नेतृत्व किया था, लीडरशिप की थी। इसके इस वाले काल में बहुत सारे लोगों को इसने ग्लोटिन चढ़ा दिया था, बहुत सारे लोगों की जान ले ली थी इसने, और लास्ट में इसकी भी डेथ इसी के कारण हुई, इसी के द्वारा हुई थी 1794 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। What type of government was established in France after the monarchy was abolished? राजशाही समाप्त होने के बाद फ्रांस में किस प्रकार की सरकार स्थापित की गई थी? तो दोस्तों देखो, जब मोनार्की खत्म हो गई थी तो कौन सी तरह की सरकार स्थापित की गई थी? रिपब्लिक सरकार स्थापित की गई थी, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1792 में राजशाही बिल्कुल एंड हो गई थी और 21 सितंबर 1792 को नेशनल कन्वेंशन ने फ्रांस को एक गणराज्य घोषित कर दिया था और लुई 16 के ऊपर आरोप लगाया गया था कि ये राजद्रोह है, इसने राजद्रोह किया था और देशद्रोह किया था और इसको 1973 में ग्लोटिन चढ़ा दिया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9. Which was the most radical phase of the French Revolution? फ्रांसीसी क्रांति का सबसे कट्टरपंथी चरण कौन सा था? तो दोस्तों सबसे कट्टरपंथी, ठीक है, सबसे रेडिकल फेज कौन सा था? जब रेन ऑफ टेरर आया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये कब आया था? अभी बताया भी था, 1793 से 1794 तक आया था ये रेन ऑफ टेरर। इसके अंदर जो कट्टरपंथी था वो वाला चरण था, ये मैक्सिमिलियन रोबोस्पेयर ने बनाया था। रेन ऑफ टेरर, हजारों लोगों को इसने ग्लोटिन चढ़ा दिया था। तो सबसे रेडिकल फेज कौन सा था दोस्तों? रेन ऑफ टेरर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10. Which of the following was a result of the French Revolution? फ्रांसीसी क्रांति का क्या परिणाम हुआ? तो दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति का क्या परिणाम हुआ? सामंतवाद की समाप्ति, ठीक है, ये हुई, बिल्कुल ठीक है। एस्टैब्लिश ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की स्थापना, बिल्कुल लोकतंत्र की स्थापना हुई। मोनार्की अबॉलिश हो गई, ठीक है। राष्ट्रवाद का उदय हुआ, बिल्कुल ये भी हुआ। तो ये तीनों ही ऑप्शंस ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। सामंतवाद की समाप्ति हो गई थी 1789 में। सामंती जो थे विशेषाधिकार थे लोगों को जो प्राप्त हो रखे थे, किसानों को शोषण से मुक्ति मिल गई, ठीक है, और जो सामंतवाद विशेषाधिकार थे लोगों से छीन लिए गए थे, सबको नॉर्मलाइज कर दिया था कि सबकी सब इक्वल है। और राजशाही खत्म होने के बाद क्या, रिपब्लिक की गणराज्य की स्थापना करी, लोगों को, नागरिकों को उनके अधिकार मिलने लगे। राइज ऑफ नेशनलिज्म हुआ, राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई लोगों के अंदर, और आगे चलकर यूरोप में बहुत ज़्यादा जगहों पर क्रांति और स्वतंत्रता आंदोलन हुए क्योंकि इन लोगों से प्रेरित हुए लोग। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11. Which military leader emerged from the French Revolution and later became emperor? फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कौन सा सैन्य नेता उभरा और बाद में सम्राट बना? दोस्तों इजी है ना ये वाला क्वेश्चन, बहुत बार करा चुकी है ये भी। तो दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन बी, नेपोलियन बोनापार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12. Which was the period of radical political and social change in France from 1789 to
1799 called 1789 टू 1799 तक फ्रांस में कट्टरपंथी राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन की अवधि को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहा जाता है फ्रांसीसी क्रांति। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस क्रांति की जब स्टार्टिंग हुई थी तो उसमें मोनार्की, सामंतवाद, सामाजिक जो असमानताएं थी, इनइक्वालिटी थी, ठीक है, इन सब के खिलाफ क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था और राजशाही समाप्त हो गई थी, गणराज्य स्थापित हुआ था। लुई 16 और जो मैरी एंटोनेट थी उनको, और जो क्वीन थी उनको गिलोटिन चढ़ा दिया था। रेन ऑफ टेरर आया फिर, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोगों को मारा गया रोबोस्पेयर के द्वारा। फिर नेपोलियन बोनापार्ट आया सत्ते में और 1799 में एंड कर दिया गया क्रांति को। और फिर नेपोलियन क्या बन गया था? काउंसिल बन गया था। तो इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फ्रांसीसी क्रांति है इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट हैपेंड टू द फ्रेंच क्लर्जी ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन? फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस में पादरियों के साथ क्या हुआ था? तो दोस्तों इनके साथ क्या हुआ था कि जो इनके जितने भी विशेष अधिकार थे उनको छीन लिया गया था, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 1789 में नेशनल असेंबली ने चर्च की जमीन को जब्त कर लिया था और चर्च की जितनी भी इकोनॉमिकल शक्तियां थी, इकोनॉमिकल पावर्स थी, वो कमजोर हो गई थी। फिर 1790 में सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लर्जी आया, जिससे चर्च सरकार के नियंत्रण में आ गया, ठीक है। किसके नियंत्रण में आ गया? चर्च सरकार के नियंत्रण में आ गया। पादरियों को राज्य के प्रति जितनी भी निष्ठा है उसके लिए शपथ लेनी पड़ी और इसके लिए कई पादरियों ने विद्रोह भी किया था, पर इतना चला नहीं उनका विद्रोह। क्रांति के दौरान चर्च पर हमले हुए, चर्च बंद हो गए थे, ठीक है, और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया गया था दोस्तों। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर कि जो फ्रेंच क्लर्जीज थे उनकी क्या कर ली थी? प्रिविलेजेस को, जो पावर्स थी उनको छीन लिया गया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ द डायरेक्टरी इन फ्रांस? फ्रांस में निर्देशालय का कार्य क्या था? तो दोस्तों फ्रांस में निर्देशालय का कार्य क्या था? ये एक बॉडी थी, एग्जीक्यूटिव बॉडी थी जो थी 5 मेंबर्स की, ठीक है। ये एक 5 सदस्य कार्यकारी निकाय था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये जो डायरेक्टरी थी ये 1795 से 1799 तक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी। 5 सदस्यों की डायरेक्टरी थी, ये एक कार्यकारी निकाय था जिसे नई संविधान सभा ने स्थापित किया था दोस्तों। इसका मेन एम क्या था? जितने भी क्रांतिकारी हैं और जो राजशाही के समर्थक हैं, ठीक है, जो मोनार्की को सपोर्ट करते हैं और जो क्रांतिकारी हैं, इनके बीच में संतुलन को बनाए रखना था। भ्रष्टाचार और अक्षमता से ग्रस्त था, लेकिन ये इसके अंदर बहुत ज्यादा करप्शन था इस डायरेक्टरी में, तो इसलिए ज्यादा चली नहीं है। और जब नेपोलियन आया था तो इसने इस डायरेक्टरी को खत्म कर दिया था और काउंसिलेट की स्थापना की थी, ठीक है। नेपोलियन ने करी थी इसकी स्थापना। क्वेश्चन नंबर 15, Which European power was the first to declare war on revolutionary France? सबसे पहले क्रांतिकारी फ्रांस के खिलाफ युद्ध किस यूरोपीय शक्ति ने घोषित किया था? तो दोस्तों ऑस्ट्रिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑस्ट्रिया ने यूरोपीय, ऐसा पहला देश था ऑस्ट्रिया जिसने क्रांतिकारी फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी, ठीक है। 1792 में ऑस्ट्रिया और प्रशिया ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, Who wrote the famous revolutionary pamphlet What is the Third State? प्रसिद्ध क्रांतिकारी पैम्पलेट तृतीय वर्ग क्या है किसने लिखा? तो दोस्तों ये लिखा था एमेनुअल सीएस ने लिखा था ये पैम्पलेट कि तृतीय वर्ग क्या है। उन्होंने जो थर्ड स्टेट था उसको राष्ट्र का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बताया था। जो थर्ड स्टेट है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये बोला कि जो थर्ड स्टेट है ये सब कुछ है, लेकिन इसको अभी तक कुछ नहीं मिला। उन्होंने ये मांग की कि जो थर्ड स्टेट है उसको राजनीतिक अधिकार होने चाहिए
पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए और उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और इसी पैम्पलेट से बहुत सारे फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे वो प्रभावित हुए और ये एक प्रमुख दस्तावेज भी बन गया था, एक प्रमुख इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी बन गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, विच लेजिस्लेटिव बॉडी रूल्ड फ्रांस बिफोर द नेशनल असेंबली? राष्ट्रीय सभा से पहले कौन सा विधायी निकाय फ्रांस में शासन कर रहा था? तो दोस्तों आपको पता है ये वाला आंसर, द स्टेट जर्नल। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेशनल असेंबली के गठन से पहले स्टेट जर्नल काम कर रहा था। ये मैं आगे क्वेश्चन में बता चुकी हूँ उसका पूरा डिटेल्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। विच इवेंट मार्क्ड द एंड ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन? कौन सी घटना फ्रांसीसी क्रांति के अंत को चिन्हित करती है? तो दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट का उदय, द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांसीसी क्रांति के एंड को चिन्हित करती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। डायरेक्टरी की सरकार थी उस टाइम पे, नेपोलियन ने उसको एंड किया था और बाद में उन्होंने क्या स्थापित किया था? द काउंसिलेट स्थापित किया था, एक नई सरकार बनाई थी और खुद को फर्स्ट काउंसिल बोला था। और 1804 में नेपोलियन ने खुद को सम्राट बनाकर फ्रांस में साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, नेपोलियन बन गया था सम्राट 1804 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, विच वॉज द प्राइमरी गोल ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन? फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों जो फ्रांसीसी क्रांति है उसका मुख्य एम क्या था, मुख्य उद्देश्य क्या था? टू एस्टैब्लिश इक्वालिटी एंड फ्रीडम। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता लाना और स्थापित करना ही फ्रेंच रेवोल्यूशन का प्राइमरी गोल था। सामाजिक असमानताओं को समाप्त करना, ठीक है, और जो भी मोनार्की चल रही थी उसका एंड करना, मानव अधिकारों की घोषणा करना। ठीक है, ये इनका एक मेन एम था ताकि ये समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता को स्थापित कर सकें। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट रिप्लेस्ड द मोनार्की इन फ्रांस इन 1792? 1792 में फ्रांस में राजशाही की जगह क्या आया? तो दोस्तों फ्रांस में राजशाही की जगह गणराज्य आया। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1792 में राजशाही को अबॉलिश कर दिया गया था, मोनार्की को अबॉलिश कर दिया गया था और उसके रिप्लेस में क्या आया था? रिपब्लिक की स्थापना की गई थी, गणराज्य की स्थापना की गई थी। 10 अगस्त 1792 को क्रांतिकारियों ने ट्यूलरी पैलेस पर हमला करके राजा जो लुई 16 था उसको गिरफ्तार कर लिया था। और 21 सितंबर 1792 को नेशनल कन्वेंशन ने फ्रांस को एक गणराज्य के रूप में स्थापित कर दिया था और मोनार्की को अबॉलिश कर दिया था। ठीक है, और 1793 में जनवरी 1793 में लुई 16 को गिलोटिन चढ़ा दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गणराज्य की स्थापना हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो समझ आए और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।